हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक वायरल मॉडल पेपर फिर से लेकर आ चुके हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, 2025 का ये पेपर है समाजशास्त्र कक्षा 12, 987 AS पेपर कोड है, 230 ये कोड है। अनुक्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, आपका नाम दिया हुआ है, पूर्णांक 100 नंबर का है और टाइमिंग आपका वही है, समय 3 घंटा 15 मिनट। नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है समाजशास्त्र का। इस बार आप लोगों को भी 100 में से 95 प्लस सोशियोलॉजी में लेकर आना है। आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पर देखिए नोट में कि प्रारंभ में 15 मिनट ये पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में है कि सभी प्रश्न का अंक उसके सम्मुख अंकित है। जो प्रश्न दिए होंगे उसके उत्तर कितने शब्दों में देना है यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप आराम से रोक कर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसी के थ्रू आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में समाजशास्त्र के प्रश्न का एक एक प्रश्न का उत्तर देना है और उतना नंबर आपको दिया जाएगा। अब मैं बात करूं तो टोटल आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 10 रहेगा। इनमें से सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है 1 नंबर का कि आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आधुनिकीकरण का आपको उद्देश्य बताना है कि इसका उद्देश्य होता क्या है बेसिकली। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शंस के थ्रू आपको कोई एक राइट आंसर चुनकर लिखना है कॉपी में। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा जो कि आधुनिकीकरण का उद्देश्य है, यानी तार्किकता और आधुनिक मशीनों का प्रयोग, आर्थिक वृद्धि, ये आधुनिकीकरण का उद्देश्य है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अपना टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं इसी के थ्रू। उनका IQ लेवल पता हो जाएगा कि सोशियोलॉजी में अभी तक उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस समाज में द्वितीय संबंध मुख्य रूप से संबंध है। ग्रामीण समाज में, नगरीय समाज में, जनजातीय समाज में या संघर्षशील समाज में। तो दूसरे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगरीय समाज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शंस आपके थ्रू दिए हुए हैं, इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1953 हो जाएगा स्टूडेंट इसका राइट आंसर। ठीक है, 3 नंबर का बी जो कि 1953 दिया हुआ है, लेकिन 21 जनवरी याद रखिएगा, इसका 21 जनवरी 1953 को भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? काका कालेलकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है देखिए चौथा नंबर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, पेपर में 100% आने वाले हैं और आपकी बुक और क्वेश्चन बैंक से ही बेसिकली पेपर बनाया जाता है, बाहरी नहीं बनाया जाता एग्जामिनर के द्वारा। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत के संगठन का क्या स्तर होता है। तो भैया जो क्षेत्र पंचायत का उत्तर प्रदेश के यानी हमारी यूपी की बात हो रही है, तो इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। खंड स्तर बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, तो 4 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है कि जनजातियाँ किस प्रकार की समुदाय हैं। तो जो जनजातियाँ बेसिकली वो समुदाय हैं आत्मनिर्भर समुदाय, यानी 5वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? आत्मनिर्भर समुदाय। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे। तो जो भैया भारत में हरित क्रांति के जनक थे, आप सभी को पता होगा M.N. स्वामीनाथन जी हो जाएंगे, यानी 6 नंबर का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति यानी भारत की बात हो रही है, तो भैया भारत में हरित क्रांति के जनक M.N. स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चंस। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है। इनमें से कोई एक है जो कि संस्कृति की विशेषता नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिवैयक्तिक यानी 7वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक नंबर का क्वेश्चन से और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तो आपको पता होगा 1 नंबर की अहमियत। अगला क्वेश्चन से 8 नंबर कि निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है। तो भैया जो राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है वो सांप्रदायिकता है। क्या भैया? सांप्रदायिकता, यानी 8वें का सी
सांप्रदायिकता पर टिक लगाइएगा जब ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड पेपर में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। जो भी अपना टेस्ट देना चाहते हैं स्टूडेंट, इसी के हिसाब से उनका IQ लेवल और टेस्ट हो जाएगा कि अभी तक जो भी सोशियोलॉजी में धुरंधर बन रहे थे कि मैंने इतना तैयार कर लिया, मेरा कंप्लीट है पूरा, तो ऐसा नहीं है। आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है सोशियोलॉजी में जो आप मिस कर रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी जाति की विशेषता नहीं है, यानी भैया जाति की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। स्त्रीकरण, जन्म से निर्धारण, व्यवसाय में विभिन्नता या सामान्य भाषा। तो 9 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य भाषा बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। यहाँ पर भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख या बाधा यहाँ पर होना चाहिए, बड़ा लिख चुका है, यहाँ पर बाधा आप समझ लीजिए, ठीक है। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है तो वो कौन सा हो जाएगा, यानी 10 नंबर का डी ऑप्शन ये सभी हो जाएंगे। यानी संप्रदायवाद भी हो जाएगा, जातिवाद भी हो जाएगा और क्षेत्रवाद भी हो जाएगा। ये भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है, ठीक है। तो 10 हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि आपकी बुक और क्वेश्चन बैंक से ही लिए गए थे, बाहरी नहीं लिए गए थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर कमेंट में आपने टाइप कर दिया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर समाजशास्त्र में। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं, इसका भी मैंने आंसर बताया हूँ आप लोगों को, और बोर्ड एग्जाम में आप लोग भी ऐसे ही आंसर दीजिएगा जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 3 नंबर दिया जाएगा, 25 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय का 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है। तो संयुक्त परिवार की विशेषता बताना है। उत्तर देखिए, संयुक्त परिवार यह अनेक एकाकी परिवार से मिलकर बनता है। इसमें एक से अधिक युगल यानी दंपत्ति क्या है, दंपत्ति होते हैं और अक्सर 2 से अधिक क्या है, अक्सर जो है 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। इसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने बेटों पोतों व उनके परिवार के साथ रहता है। यदि संयुक्त परिवार अधिक विस्तृत हो जाते हैं तो उन्हें विस्तृत परिवार भी कहा जाता है, यानी विस्तृत हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा संयुक्त परिवार का होता है कि एक साथ मिलकर, यानी पोता पोती, यानी मान लीजिए कि मेरा बेटा, फिर क्या है मेरे पापा का पिताजी, ठीक है, मेरे पापा के पिताजी, फिर मेरा बेटा, उनका भी बेटा। तो एक प्रकार से संयुक्त परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहती है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है 11 नंबर क्वेश्चन में। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं बाकायदा कि नगरीय समाज में किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन से सोशियोलॉजी में किस तरह से पूछे जाते हैं, और आपके इसी बार की बोर्ड एग्जाम यानी 2025 की बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर भी आप लोगों को बता दे रहा हूं, तो आप प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अभी तक यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम की ID नीचे दी हुई है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बाकायदा पूछ सकते हैं। देखिए उत्तर देखिए कि नगरीय क्षेत्र के लोगों का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहला है गैर कृषि कार्य। क्या है, गैर कृषि कार्य सबसे पहला। इसमें देखिए कि नगरीय क्षेत्र के अधिकांश लोग गैर कृषि कार्यों जैसे उद्योग, सेवा क्षेत्र, कुटीर उद्योग आदि द्वारा अपनी आजीविका क्या है चलाते हैं। ये गैर कृषि के कार्य हैं। दूसरा है सामाजिक गतिशीलता। संचार तथा परिवहन साधनों के अत्यधिक विकास के होने से शहरी क्षेत्र में गतिशीलता पाई जाती है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है विषमता। शहरी क्षेत्र के लोगों में विजातीयता पाई जाती है, जिसमें वहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज में विषमता पाई जाती है। यानी एक प्रकार से कोई अलग धर्म का रहता है, वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, कई सारे कास्ट के लोग शहर में, यानी शहर में आप लोगों को पता होगा रहते हैं, ठीक है। तो उसमें विषमता भी पाई जाती है, जो कि नगरीय समाज की 3 विशेषताएं हैं। आप इसको समझ लेते हैं प्रश्न को, तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में भी अच्छे से कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सामाजिक आंदोलन पेपर में आया था, पिछले साल भी पेपर में आया था, 100% गारंटी है कि इस बार भी आएगा। उत्तर देखिए,
सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने हेतु किए जाते हैं। ये आंदोलन अपने समाजों में परिवर्तन लाने के साथ साथ दूसरे समाजों में भी परिवर्तन को प्रेरणा देते हैं। समाज में कुछ रीति रिवाज या राजनीतिक नियम ऐसे भी हैं जो सामाजिक व्यवस्था में क्या स्थिरता का शिथिलता का यहाँ पर देखिए शिथिलता या भ्रष्टाचार फैलाने लगते हैं। इन सभी को समाज से दूर करने के लिए समाज का यहाँ पर देखिए प्रबुद्ध वर्ग एक संगठन के द्वारा आगे बढ़ता है। इसी संगठन के चेतन प्रयास को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर आप बाकायदा समझ सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जाति पूर्वग्रह से आप क्या समझते हैं। क्या पूछा गया कि जाति पूर्वग्रह से आप समझते क्या हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, 3 नंबर आपको दिया जाएगा जब इसका आंसर दे देंगे। तो मैंने उत्तर भी आपको बताया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप वीडियो को देखिए, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उत्तर देखिए, जातिगत पूर्वग्रह से आशय जाति के संबंध में पूर्व से चली आ रही धारणाओं से है। मैक्स वेबर ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। D.N. मजूमदार के अनुसार जाति प्रथा एक अत्यंत जटिल संस्था है। ये अनोखी सामाजिक संस्था अपने निर्माण एवं विकास के लिए अनेक अवस्थाओं से गुजरती है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा है कि जाति पूर्वग्रह से आप क्या समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सिंपल सा दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर पाने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। यानी जो दिव्यांग हैं इनकी प्रमुख समस्याएं आप लोगों को बताना है कि क्या पूछा गया है। तो उत्तर देखिए, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि निर्योग्यता अक्षमता। ठीक है, अक्षमता को एवं जैविक कमजोरी माना जाता है। दूसरा है, जब किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष अनेक समस्याएं आती हैं तो इन समस्याओं को उनकी बाधा या कमजोरी के कारण उत्पन्न मान लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि अक्षम व्यक्ति को सदैव शिकार व पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। और निर्योग्यता उस निर्योग व्यक्ति की प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी है। यानी इनकी कई सारी समस्याएं हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 नंबर पाने के लिए पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 16 नंबर। देखिए, उपनिवेशवाद शोषण के क्या परिणाम हुए हैं। यानी जो उपनिवेशवादी शोषण है इसके परिणाम क्या हुआ है, इनके बारे में हमें बताना है एग्जामिनर को। ठीक है, 3 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। देखिए, उपनिवेशवादी शोषण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसमें 20वीं शताब्दी में पराधीन देश स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पश्चिमीकरण की 2 प्रभाव बताइए। यानी जो पश्चिमीकरण है इसके हमें 2 प्रभाव बताने हैं। तो उत्तर देखिए, पश्चिमीकरण के 2 प्रभाव इस प्रकार हैं। सबसे पहला है जातीय संरचना पर प्रभाव। आंसर है इसमें कि पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में जातीय संरचना पर निम्न प्रकार से प्रभाव पड़े हैं, जैसे जाति प्रथा में नम्यता, विद्यार्थियों में एकता एवं नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, दूसरा है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। इस प्रभाव को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे स्त्री तथा पुरुष को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं एवं स्त्रियों ने जो पर्दा प्रथा है, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियों को त्याग दिया। यानी ये जो सब चीज़ें थी इसको स्त्रियों ने त्याग दिया है। तो ये पश्चिमीकरण के 2 प्रभाव हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ था। इसका मैंने आंसर बता दिया है। 3 नंबर पाने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर। यहाँ पर देखिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में कौन कौन से मुद्दे अति महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो उत्तर देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला है भारत में कृषि पैदावार का कम होना। दूसरा है भारत का आयातित अनाज पर अधिक निर्भर होना। तीसरा है ग्रामीण जनसंख्या
कि एक बड़े भाग में अत्यधिक गरीबी का होना। ठीक है, ये स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि का अति महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में टेलीविज़न के विकास को समझाइए। हमें इसकी क्या है, टेलीविज़न का जो विकास है इसके बारे में बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर देखिए, भारत में वर्ष 1991 तक केवल राज्य नियंत्रण एक ही टीवी चैनल दूरदर्शन था, परंतु वर्ष 1998 तक लगभग 70 चैनल हो गए थे। गैर सरकारी उपग्रह टेलीविज़न में हुई आश्चर्यजनक वृद्धि समकालीन भारत में हुए और निर्णात्मक विकासों में एक है। यानी भारत का टेलीविज़न विकास सबसे ज़्यादा था। पहले के ज़मानों में देखा जाए तो दूरदर्शन काफ़ी फेमस था। ठीक है, उसी पे सारी चीज़ें आती थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर, आखिरी क्वेश्चन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कि आदिवासी संघर्ष क्यों हुए। जो आदिवासी संघर्ष हैं ये हुए क्यों, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, अनुसूचित जातियों के समान ही अनुसूचित जनजातियों को भी भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से निर्धन, शक्तिहीन तथा सामाजिक बुराइयों से पीड़ित सामाजिक समूह के रूप में पहचाना गया है। उनकी इस स्थिति को लेकर अनेक आदिवासी संघर्ष हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया है। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 ही नंबर का होता है, तो यानी 6 का 36 नंबर। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए 50 शब्दों में जब आप आंसर देंगे तब जाकर आप लोगों को कितने नंबर दिए जाएंगे, 6 नंबर दिए जाएंगे। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हमें इनकी जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या करना है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर इसका वीडियो बना दिया है, खासकर इस प्रश्न का उत्तर का। तो देखना है तो जाकर आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगाकर, वीडियो मिल जाएगा आसानी से। नहीं तो आप लोग जो बुक है आपका चैप्टर 2 समाजशास्त्र में, क्या नाम है चैप्टर 2 का, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, उसमें भी इस चैप्टर यानी 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा चैप्टर 2 में, तो जाकर देख लीजिए। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसके भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नातेदारी की प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा अपनी बुक में। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, या विवेचन कीजिए, यहाँ पर विवेचन लिखा है तो विवेचना करना होता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण आर्थिक जीवन में पंचायतों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, हमें जो पंचायत है इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। 6 नंबर का क्वेश्चन से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, साक्षरताकार पद्धति के प्रमुख लाभ बताइए। ठीक है, जो साक्षरताकार पद्धति है प्रमुख लाभ आपको बताना है। तो टोटल 6 ही क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट, 36 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है। और ये जो सभी मैंने प्रश्न बताए इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, आपको बुक में मिलेगा, नहीं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने बताया हुआ है। आप लोग एक एक क्वेश्चंस को YouTube पर सर्च करके बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगाएंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग ढूंढ कर एक एक चैप्टर में टिक लगा लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नए पैटर्न पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं स्टूडेंट। अब चलिए देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन को। देखिए विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन टोटल 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 3 ही प्रश्न का हमें उत्तर देना होता है। एक प्रश्न में 2 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में दहेज व्यवस्था की विकृत परिणामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, अथवा यहाँ पर लगा है, अब चाहे जाति आंदोलन से आप क्या समझते हैं स्पष्ट रूप से आप बता सकते हैं। 150 शब्दों में इसका आंसर आप लोग दे देंगे तो आपको 8 नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, तो क्या है, इनमें से किसी एक को करना है, चाहे आप ये वाला कर लीजिए या जाति आंदोलन वाला कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है। सेम प्रोसेस 28 नंबर क्वेश्चन में है, हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज में पड़ने वाले इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 8 नंबर का ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
अथवा करके है। अब आप चाहे ये वाला भी कर सकते हैं, नगरीकरण क्या है, इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी दोनों में से किसी एक को करना है, जो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है वो आप लोग क्वेश्चन विथ आंसर कर लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में महिला आंदोलन की व्याख्या कीजिए, अथवा करके नहीं जो क्षेत्रवाद क्या है इसके कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, यानी टोटल 6 क्वेश्चन हैं, इन सभी का आंसर मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, ठीक है। नहीं तो बुक में आप देखकर सोशियोलॉजी की बुक में इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आज का मॉडल पेपर था, ठीक है। ये पेपर वायरल पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का। तो ये पेपर मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया है। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय।